क्या आप भी लॉ करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर लॉ एज अ करियर आपने चूज करने का फैसला लिया है तो वीडियो को जरूर देखिएगा। ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो बच्चे 12th के बाद लॉ करने वाले हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने प्लान बनाया है लॉ करने का। इसके अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि किस कॉलेज से आप लॉ कर सकते हो, क्या गवर्नमेंट कॉलेज से करना लॉ अच्छा है या प्राइवेट कॉलेज में भी कोई लॉ कॉलेज अच्छा होता है, उसके अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं, साथ ही साथ उसकी फीस कितनी लगने वाली है और लॉ करने के बाद करियर ऑप्शंस क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है और कितनी सैलरी यहां पे मिलेगी। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं शुभम और देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो पहला हमारा है कि लॉ क्या होता है। सबसे पहला बेसिक सवाल तो यह है कि लॉ क्या होता है और इसको कैसे किया जा सकता है, यानी लॉ की जो पढ़ाई है वो कैसे किया जा सकता है। दूसरा जो हमारा बात करते हैं, इसमें दूसरा जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, लॉ कौन कर सकता है, यानी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे कि लॉ करने के लिए एलएलबी या बीएलएलबी कौन व्यक्ति कर सकता है, 12th में कितने मार्क्स होने चाहिए, आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स होने चाहिए, ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, 12th में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, स्ट्रीम होना चाहिए, इस पे भी डिस्कशन करने वाले हैं इन डिटेल। ठीक है। तीसरा जो हमारा है, लॉ में एडमिशन कैसे होगा। जो लॉ में एडमिशन होगा, चाहे आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो और या फिर आपका प्राइवेट कॉलेज हो, इसमें एडमिशन कैसे होगा और यहाँ पे टॉप कॉलेज कौन सा है जहां से आप लॉ कर सकते हो, एक कंप्लीट डिटेल यहाँ पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल में। चौथा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉ के बाद करियर ऑप्शंस क्या हैं। क्या अगर स्पेसिफिक अगर आपने लॉ किया तो क्या आपको कई करियर ऑप्शंस में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, क्या स्पेसिफिक लॉ के लिए कोई गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं या नहीं, या फिर प्राइवेट सेक्टर में लॉ के लिए कोई स्पेसिफिक वैकेंसी, इन सभी चीजों पे करियर ऑप्शन जितने भी लॉ के हो सकते हैं इस पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। जो कि और भी इंपॉर्टेंट है, लॉ करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है, इस पे भी हम लोग लास्ट में बात करेंगे कि अगर आपने लॉ करा है अच्छे कॉलेज से करा तो आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास रहती है। पहले के टाइम में लोग बोलते थे कि अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो लॉ करो, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि लॉ करने के लिए भी आज के टाइम में कितना कंपटीशन बढ़ चुका है और कितनी अपॉर्चुनिटीज है, कितने आपके करियर ऑप्शंस लॉ करने के बाद आपको यहाँ पे स्पेसिफिक खुल जाते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न हमारा था लॉ क्या होता है इसके बारे में देखिए, तो लॉ की अगर बात करें एलएलबी का जो फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ के बारे में आप यहाँ पे जानने वाले हैं। यानी जो एलएलबी का फुल फॉर्म है वो सबसे पहले आप बेसिक यही जान लीजिए क्योंकि आप लॉ करने वाले हैं, तो बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ इसका फुल फॉर्म होता है। अब लॉ करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है जस्ट 12th के बाद कर सकते हैं आप या फिर ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हैं। आफ्टर 12th में देखिए, अगर आपका 12th आप किसी भी चीज से हो, चाहे आप मैथ्स ग्रुप से थे या फिर आप साइंस बायो ग्रुप से थे या फिर आप कॉमर्स से थे या फिर आप आर्ट्स से थे, आप जिस भी स्ट्रीम से हो आप यहाँ पे एलिजिबल हो यहाँ पे लॉ करने के लिए। इंटीग्रेटेड 5 ईयर का लॉ होता है जिसमें आपको क्या होगा, यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री के साथ आपको लॉ की भी डिग्री मिलेगी और यहाँ पे आपको जो टोटल टाइम देना होगा वो 5 ईयर देना होगा। एक चीज इसमें बच्चे कंफ्यूजन में ये रहते हैं कि 3 साल जैसे हमने अगर 12th की बात किया और 3 साल हुआ तो क्या हमें ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको 5 साल की डिग्री सेमेस्टर वाइज मिलती रहेगी। यानी अगर जो बच्चे ये सोचते हैं कि क्या हम लोग लॉ अगर कर रहे हैं 5 ईयर कोर्स तो 3 साल के बाद हम कोई गवर्नमेंट जॉब का ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती को देख सकते हैं या फिर कोई जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वहां पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। वहां पे आपको ये पूरा 5 ईयर कंप्लीट करने के बाद ही आप एलिजिबल माने जाओगे, आप ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट 5 साल के बाद ही माना जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा जो आपके पास रास्ता है वो आपका ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन आप कहीं कुछ भी किए हो, बीए बीएससी बीकॉम, आप बीटेक भी किए हो, इनफैक्ट अगर आपने मेडिकल के फील्ड में भी अगर आपने पढ़ाई किया है, ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद भी आप एलएलबी कर सकते हो जो कि आपका क्या होगा 3 वर्षों के लिए होता है। तो ये दो ऑप्शन है आपके पास लॉ करने के लिए, एक तो डायरेक्ट 12th के बाद भी आप कर सकते हो, दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है कि आप ग्रेजुएशन के बाद भी लॉ कर सकते हो। यहाँ पे देखिएगा 12th के बाद अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे बीएलएलबी कोर्स होता है, बीबीएलएलबी होता है, बीकॉम एलएलबी होता है डिफरेंट कॉलेज में, पर ज्यादातर अगर देखा जाए तो ये आपको बीएलएलबी ही देखने को हर जगह मैक्सिमम मिलता है। बीबीएलएलबी कहीं कहीं डिफरेंट कॉलेज में देखने को मिलता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, पर जो मेजर अच्छे कॉलेज होते हैं वहां पे आपको बीएलएलबी देखने को मिलता है जो कि एक 5 वर्ष का कोर्स होता है। तो यहां हमने देखा कि लॉ जो होता है वो दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो जस्ट 12th के एग्जामिनेशन के बाद
अच्छा, यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी समझिए आप एक चीज, जैसे ही आप अगर 12th में, यानी अगर आप 2025 में 12th का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, 2025 में अगर आपका 12th एग्जाम अगर आपने दिया है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। यानी जो भी आपको फॉर्म आएगा 2025 के अंदर लॉ के लिए, यहाँ पे बीएलएलबी के लिए, इसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, यहां की अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहां पे देखिए आपको, आप अगर 6th सेमेस्टर में हो, अगर आपका 3 साल का है, यानी आप अगर लास्ट सेमेस्टर में है तो आप क्या कर सकते हैं, लास्ट सेमेस्टर। अब ये लास्ट सेमेस्टर कब, जब कॉलेज का फॉर्म आ रहा है, लगभग आप मान के चलिए कि यहां पे अगर आपका ग्रेजुएशन जो 2025 में अगर कंप्लीट हो रहा है तो आप एलिजिबल हो यहाँ पे एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए। तो एलिजिबिलिटी भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि यहाँ पे अपीयरिंग में भी डाला जा सकता है और अगर पास आउट है तो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे भी है कि अगर आपका लास्ट सेमेस्टर अगर कंप्लीट हो जाएगा 2025 के अंदर तो आप क्या है यहाँ पे एलिजिबल हो वहां पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ये दो चीज हमने समझा। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे लॉ कोर्स कौन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वहां पे लॉ कोर्स कौन कर सकता है। तो लॉ कोर्स यहाँ पे देखिए दो तरीके से हमने बताया था। पहला जो आपका क्या था, बीएलएलबी था, दूसरा आपका क्या था, एलएलबी था। ये आपका कब है, ये आपका 12th पास पे ही था। क्या था, 12th पास पे। अब 12th पास या फिर अगर आप अपीयरिंग में हो तो आप ये दे सकते हो एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे किसी भी स्ट्रीम से हो, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है, साइंस से हो, आप कॉमर्स से हो या फिर आर्ट्स से हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बस ये याद रखना है कि आपको 2025 में आपको 12th पास आउट होना होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा है एलएलबी। अगर बात करें तो यहाँ पे भी एनी ग्रेजुएशन लाइक, अगर आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीसीए किया है, बीबीए किया है, बीटेक किया है या फिर कोई मेडिकल की भी पढ़ाई करी है जो ग्रेजुएशन के लेवल में आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिजिबल मानेंगे। यहाँ पे आप वहां पे फॉर्म फिल कर सकते हो, यहाँ पे अपीयरिंग में भी दे सकते हो, पर वहां पे ध्यान रखिएगा कि 2025 के अंदर आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहाँ पे अगर परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे जनरली अगर देखा जाएगा तो आप यहाँ पे 45 से मान के चलिए 55 के आसपास जो होता है, ये कैटेगरी डिफरेंट कैटेगरीज में परसेंटेज मांगता है। जैसे 12th में अगर जनरल कैटेगरीज है तो कहीं कॉलेज में 55% मांगता है, कहीं पे 60 मांग देता है, कहीं पे 55 मांगता है, कहीं पे 50 मांगता है। ये डिफर करता है कॉलेज के ऊपर कि किस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हो। वही अगर बात करें एलएलबी के लिए तो अगर आपका ग्रेजुएशन में 45% से लेकर अगर 55% के बीच में है तो आप एलिजिबल हो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज में मार्क्स होना चाहिए लगभग इतना। डिफरेंट कैटेगरी वाइज भी ये डिपेंड करता है परसेंटेज, और कॉलेज वाइज भी ये डिपेंड करता है कि कितना वो यहाँ पे परसेंटेज मांग रहे हैं। पर इसी के आसपास अगर आपके परसेंटेज है तो आप एलिजिबल हो वहां पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम कॉलेज के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होता है लॉ में एडमिशन कैसे मिलता है। अब यहाँ पे आपने ये देखा कि आप कैसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, कितने आपके मार्क्स 12th में होने चाहिए, कितने मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, ये आपने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे तो अब लॉ में एडमिशन कैसे होता है। लॉ में एडमिशन के लिए देखिए दो तरीका होता है। पहला तरीका जो होता है वो एंट्रेंस एग्जाम देना होगा आपको, और दूसरा जो तरीका होता है वो डायरेक्ट एडमिशन भी आपको मिल सकता है। कौन सा इसमें बेस्ट होगा इसके बारे में हम लोग डिस्कशन जरूर करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें पहले वाले का, अगर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, तो एंट्रेंस एग्जाम में देखिए आपके पास डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। इसमें मेनली जो देखा जाए जो मेजर बच्चे देते हैं उसमें सीयूईटी देते हैं, यानी कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। इसके अंदर जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे आपका बीएचयू हो गया, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय होगा, यहां से आप लॉ कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें होता है जो हमारा यहाँ पे क्लैट होता है। क्लैट सबसे टॉप पे होता है, देन उसके बाद क्या होता है, सीयूईटी। सबसे टॉप पे क्या होता है हमारा, क्लैट होता है, जिसको बोलते हैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ठीक है, जहां पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज लगभग यहाँ पे 26 प्लस यूनिवर्सिटीज है। यहाँ पे क्या होता है, एनएलयू में एडमिशन होता है। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग की बात करें वहां पे आईआईटी होता है, वैसे ही मेडिकल फील्ड के अंदर आपका एमबीबीएस होता है, वैसे ही लॉ के फील्ड में अगर देखा जाए तो क्लैट सबसे बेस्ट एंट्रेंस एग्जाम माना जाता है, यानी सबसे टॉप लेवल पे ये एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसके बाद अगर बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो वहां पे आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखा जाए तो एलएडी, ये देखिए डीयू जो होता है अपना बीएलएलबी के लिए यहाँ पे अलग एंट्रेंस एग्जाम कराता है। और अगर यहाँ बात करें, यहाँ पे महाराष्ट्र में भी लॉ कॉलेज है जहां पे आपको एडमिशन मिल सकता है यहाँ पे। तो ये आपके एंट्रेंस एग्जाम वाले जो
कॉलेज है वहां पे एक यहाँ पे स्लैट भी देख लीजिएगा, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सिम्बियोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट करके होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको क्या होगा, एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है पर एक अच्छी यूनिवर्सिटी है जहां से आप लॉ कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात किया जाए डायरेक्ट एडमिशन कैसे मिल सकता है, तो डायरेक्ट एडमिशन में देखिए प्राइवेट कॉलेज जो भी होते हैं वो क्या होता है, डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं, या फिर वहां पे क्या करेंगे, क्लैट के मार्क्स पे या फिर सीयूईटी के मार्क्स पे क्या होता है, वहां पे वो एडमिशन लेते हैं। पर यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप एक अच्छे कॉलेज से ही लॉ करिएगा। रीजन इसका ये है कि अगर आपने अच्छे से लॉ की पढ़ाई नहीं करी तो ये पढ़ाई आपको लाइफ लॉन्ग यूज करना होगा। क्योंकि देखिए आप अगर एज अ जज अगर काम करते हो, या फिर अगर आप वकील बनते हो, या फिर आप अगर लिटिगेशन में जाते हो, या फिर आप किसी लीगल फर्म में ज्वाइन करते हो, तो वो जो लॉ की नॉलेज है वो आपको हमेशा यूज करनी होगी, लॉ का यूज आपको हमेशा करना होगा। तो अगर आपने लॉ एक अच्छे कॉलेज से करा है, अपने अच्छे पढ़ाई करी है, तो वो आपको लाइफ लॉन्ग यूज आएगा, पूरी जिंदगी आपको वो साथ रहने वाला है, और वो आपको क्या करेगा, आपके करियर में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो अगर आप लॉ करने का सोचे हो तो आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए, और वहां से अच्छे से अपनी आप पढ़ाई कंप्लीट करके आगे अपनी लाइफ में लॉ के फील्ड में अपना करियर चूज करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये जो एंट्रेंस एग्जाम वाले कॉलेज है इसमें आप टारगेट कर सकते हो। और सीयूईटी की अगर बात करें, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के अंदर, तो यहाँ पे देखिए आपको बीएचयू अगर मिल जाएगा, ठीक है, बीएचयू हो गया आपका, डीयू हो गया, डीयू में यहाँ पे एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए होता है, बीएचयू में अगर आप देखा जाए तो बीएलएलबी और एलएलबी होता है। अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ बीएलएलबी, ठीक है, का ही एंट्रेंस एग्जाम होता है। यहाँ पे अगर आप एलएलबी करना चाहते हो तो इसका एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होता है। ये हम आने वाली वीडियोस में एक हमारी सीरीज बनने वाली है लॉ का, आप वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, वहां पे आपको डिटेल वाइज सारी चीजें मिलेगी। इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिकोड करेंगे, सीयूईटी क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से कॉलेज आते हैं, इसका सिलेबस क्या होता है, इसका पेपर पैटर्न क्या होता है, इसके अंदर कितनी कट ऑफ जाती है, कितनी सीट होती है, कितनी फीस होती है, यानी जो हमारा सीयूईटी है इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे वो प्लेलिस्ट के अंदर। तो इसके लिए आप लोग जरूर फॉलो करिएगा, और अगर आप चाहते हो उनकी तैयारी करना तो वो प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि उसके अंदर हम लोग प्रिपरेशन रिगार्डिंग जो ऑफिशियल सिलेबस है वो सारी चीजें हम लोग वहां पे प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ उसका जो पीवाईक्यू है वो भी हम लोग वहां पे प्रोवाइड करेंगे, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा आपको वहां पे देखने को मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ही, और उस प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगा। तो आप अगर सीयूईटी से लॉ करना चाहते हो, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लॉ करना चाहते हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करेगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेगा। हालांकि डायरेक्ट एडमिशन की हम लोग बात इसलिए नहीं करेंगे कि यहाँ पे आप क्या करिएगा, यहाँ पे जानते हैं आप पैसा दीजिए और क्या करिए, एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। पैसा आप बस उनके अकाउंट क्यूआर कोड पे भेजिए और वो क्या करेंगे, आपको एडमिशन लेटर जो होगा आपके घर पे पहुंचा देंगे। पर मैं यहाँ पे फिर से कहना चाहूंगा, अगर आपको लॉ करना है तो आप एक अच्छे विश्वविद्यालय, एक अच्छे यूनिवर्सिटी से ही करिए और लॉ के फील्ड में अपने करियर को बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे लॉ कोर्स की फीस कितनी होती है, तो यहाँ पे फीस के बारे में भी देखिए जनरली आपको पता होना चाहिए। अगर आप बीएलएलबी करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आपकी फीस रहने वाली है वो 50,000 से लेके 2.5 लाख रुपए तक ये क्या होगी, मैं फिर से यहाँ पे देखिए बता दूं, पर ईयर होगी, ठीक है, पर ईयर होगी, यानी प्रत्येक वर्ष आपको इतना फीस देना पड़ेगा। अगर आप बीएचयू से देखिए, यहाँ पे अगर बीएलएलबी की बात करें, यहाँ पे बीएलएलबी अगर आप बीएचयू से भी करोगे तो वहां पे भी आपको लगभग 50 से 60 हजार वहां पे फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। 50 से 60 हजार पे फीस आपको हर जगह, चाहे आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करिए, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि बीएलएलबी क्या होता है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स होता है। ये क्या होता है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी फीस जनरली हाई ही होती है। अगर इनफैक्ट अगर बात करें यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी से भी करेंगे, जैसे यहाँ पे और भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटीज कराती हैं, जैसे अगर आप कोई बच्चा अगर यूपी का है तो वहां पे आप देखेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय जो होता है अपना अलग लॉ का एंट्रेंस एग्जाम कराएगा, ठीक है। गोरखपुर विश्वविद्यालय वो अपना एंट्रेंस एग्जाम अलग कराएगा, तो वहां पे भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, और वहां पे भी क्या होगा, जो आपकी बीएलएलबी की फीस रहने वाली है वो लगभग आपका 50 से 60 हजार के बीच में ही वेरी करने वाला है। और अगर आप एनएलयू में जाएंगे, ये फीस किसकी है, ये आपका, अगर आप क्लैट के थ्रू एडमिशन लेते हो तो यहाँ पे एनएलयू की जो फीस होती है वो जनरली इतना जाती है। या फिर अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करोगे, या फिर अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो वहां पे भी कुछ कॉलेज की जो फीस होती है वो लगभग इतना देखने को मिलता है। अब अगर बात करें एलएलबी का, तो एलएलबी का देखिए फीस थोड़ा सा कम होता है, ये आपका 5,000 से लेके 10,000 के बीच में ही जनरली रहता है। लेकिन अगर प्राइवेट आप कर रहे हैं या फिर आप क्लैट के थ्रू करेंगे वहां पे, तो क्या होगा, यहाँ पे फीस आपकी 2 लाख तक प्रति वर्ष चली जाएगी। लेकिन अगर जनरली बात किया जाए,
अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं वहां पे तो आपकी जो फीस रहने वाली है 5 से 6 हजार रुपए प्रत्येक वर्ष की रहने वाली है, तो इतनी फीस आपकी लगभग लगेगी। हाँ, लेकिन अगर प्राइवेट में आप जाएंगे और प्राइवेट में एक अच्छे कॉलेज में जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, आपकी फीस 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष लगने वाली है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका फीस रह गया। अब हम नेक्स्ट सबसे जरूरी बात करेंगे कि लॉ करने के बाद करियर ऑप्शंस एंड सैलरी क्या क्या रहने वाला है आपका। तो देखिए, लॉ करने के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं यहाँ पे, उसके बारे में यहाँ पे देखिए हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, सबसे जो है कि आप लॉ करने के बाद एडवोकेट बन सकते हैं। ठीक है, बार काउंसिल ऑफ एग्जाम पास करके आप क्या कर सकते हैं, एडवोकेट लिटिगेशन के फील्ड में जा सकते हैं और वहां पे इसकी कोई मतलब एक एक हियरिंग की लोग 1-1 लाख से ज्यादा फीस ले लेते हैं। ठीक है, एक हियरिंग का क्या करेंगे, 1-1 लाख से ज्यादा फीस ले सकते हैं। इसमें बेनिफिट उनको है जो क्या करेंगे, इसमें इनिशियल फेज में पैसा नहीं, यानी अगर आप वकील बन रहे हैं, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहां पे क्या होगा, इनिशियल आपको 2 साल 4 साल 5 साल क्या करना होगा, एक सीनियर एडवोकेट के पास जाके आपको प्रैक्टिस करनी होगी और उसके बाद ही आप एक अच्छा अमाउंट कमा पाओगे। और अगर आपने 10 साल तक प्रैक्टिस किया तो क्या होगा, आप एक सीनियर एडवोकेट बन जाओगे और आप अच्छी खासी क्या करोगे, यहाँ पे अपने केस को हियरिंग करने का चार्जेस यहाँ से ले सकते हो। लीगल एडवाइजर के फील्ड में भी आप काम कर सकते हो, लीगल एडवाइजर बन सकते आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। टीचिंग में देखिए, अगर आपने एलएलएम कर लिया, ठीक है, उसके बाद अगर आप पीएचडी कर लेते हैं या फिर आप नेट जीआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छे आप प्रोफेसर के रूप में कहीं पे भी आप कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज भी बहुत सारी होती है जहां पे क्या कर सकते हैं आप, वहां पे लीगल एडवाइजर के रूप में आप वहां पे काम कर सकते हैं और यहाँ पे भी लगभग आपको 5 से 10 लाख तक का आपको यहाँ पे पैकेज जनरली मिल जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपने किस कॉलेज से लॉ किया है। राइटिंग ऑफ लॉ बुक्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, या फिर जर्नलिस्ट हो गया, आप अगर इस फील्ड में भी जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। लीगल रिसर्चर के रूप में, जैसे केस लॉज में क्या डिसीजन आया था उसको सीक्वेंस में करना, ठीक है, किस कोर्ट का क्या डिसीजन था, ऐसे यहाँ पे भी आप यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब यहाँ से कर सकते हो। एलएलएम भी कर सकते हो, यानी एलएलबी के बाद आप 2 वर्ष का, देखिए एलएलएम जो होता है वो 2 इयर्स का कोर्स होता है जो आप यहाँ से कर सकते हैं आफ्टर लॉ कंप्लीट करने के बाद। ये आप बीएलएलबी के बाद भी एलएलएम कर सकते हो या फिर एलएलबी के बाद भी एलएलएम कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस में देखिए, गवर्नमेंट सर्विस बहुत सारी मिलेंगी आपको, बैंक के अंदर भी मिलेंगी आपको, वहां पे लीगल एडवाइजर के रूप में रखा जाएगा और एक अच्छा खासा सैलरी वहां पे दिया जाएगा आपको। जाएगा, यानी आपको सीधे डिफेंस में भी आपको जाने का मौका मिलता है। डिफेंस में ऐसे आप क्या करेंगे, वहां पे ऑफिसर लेवल पे लॉ ऑफिसर के रूप में वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। जुडिशरी में जा सकते हैं, जुडिशरी में लिटिगेशन के साथ साथ जुडिशरी में भी अगर आपने प्रैक्टिस किया 10 साल, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट के जज भी बन सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, लीगल हायर एजुकेशन में आप जा सकते हैं, लीगल एनालिसिस कर सकते हैं वहां पे, या फिर पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं। आपको वहां पे लॉ का एक अच्छा खासा नॉलेज रहेगा, जिससे क्या करेंगे, आपके पास एक अच्छा नॉलेज अगर लॉ का रहेगा, बेसिक इंफॉर्मेशन रहेगी, तो आप क्या करेंगे, अपने बातों को वहां पे रख पाएंगे, अपने अधिकारों को बता पाएंगे, लोगों के मुद्दों को आप वहां पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे अगर आपने लॉ किया है। तो बहुत सारी फील्ड है। इनफैक्ट अगर गवर्नमेंट सर्विस देखिएगा तो गवर्नमेंट सर्विस स्पेसिफिक लॉ के लिए भी आती है, जहां पे आप अगर स्पेसिफिक लॉ मांगा है तो आप वो समझ सकते हैं कि वहां पे कोई अदर बच्चा वहां पे कॉम्पिटिट नहीं करेगा, वहां पे वही बच्चा एग्जाम देगा, एंट्रेंस देगा जो बच्चा क्या किया होगा, लॉ किया होगा। तो वहां पे भी आपको अच्छी खासी यहाँ पे जॉब्स मिल जाएंगे और एक अच्छे ऑफिसर ग्रेड की जॉब मिलेगी और बहुत अच्छी खासी सैलरी भी होती है, वर्कलोड भी बहुत कम होता है। तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं आफ्टर लॉ करने के बाद। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लॉ करने के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम जरूर दीजिएगा और इसमें जो जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होंगे वो एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसके कैसे आप लॉ कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आने वाली है वो अब आएगी कि बीएचयू से डीयू से कैसे आप लॉ कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो बच्चे होते हैं वो क्या करना चाहते हैं, अपना बीएचयू से और दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ करना चाहते हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग डिस्कशन ये करेंगे कि बीएचयू और डीयू से कैसे आप लॉ कर सकते हैं। तब तक हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे कमेंट भी जरूर करें और जो मैंने प्लेलिस्ट बताई थी इसको आप लोग जरूर फॉलो करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।